गुड इवनिंग। आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आरएएस का के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी चर्चा के लिए आज आपके बीच में इस वीडियो के रूप में इस वीडियो के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं देश में और सभी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, उस तरह से मध्य प्रदेश झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो मेजर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ कॉमन सिलेबस है, कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर के एग्जाम दे सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। थोड़े बहुत कुछ रीजनल क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा सच बैरियर नहीं है। तो ये सारे पीसीएस एग्जाम काफ़ी रेगुलर हो रहे हैं। राजस्थान पीसीएस का ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 2018 के बाद आया है और निश्चित रूप से इसके पहले जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है वो काफ़ी इंतजार कराकर, काफ़ी वेट कराने के बाद, कई सारे प्रोसीजरल हर्डल्स को पार करने के बाद ये रिजल्ट आया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा सीट्स डिक्लेयर कर रखा है। 988 सीट्स हैं। यद्यपि जो प्रॉपर सर्विसेज हैं, जो कहा जाए एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, या इस तरह के जो हायर लेवल के सर्विसेज हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इस बार के नोटिफिकेशन में दो जो पोस्ट दिखाई दे रहे हैं वो एएस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और राजस्थान पुलिस सर्विस का, ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छी संख्या हमने नोटिफिकेशन में देखी और ये काफ़ी एक तरह से इनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस होने और इस एग्ज़ाम को पहले पीटी क्वालिफाई करने, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करने, फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो एएस का है 76 टोटल सीट्स हैं और पीएस का जो पुलिस सर्विस है उसका 77 टोटल सीट्स हैं। तो ये बड़े अच्छे सीट्स हैं और कहा जाता है कि जो राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग हैं, टीचर में हैं या अदरवाइज जो पोस्टेड हैं, पोस्ट पे हैं, तो उनका डिपार्टमेंटल प्रमोशन और एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन, तो ये आरपीएससी ने जो आपको मौका दे रखा है वो एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन पाने का मौका दे रखा है और निश्चित रूप से ये काफ़ी आसान है। एक तरह से कहा जाए तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन में 15 से 20 साल लग जाएंगे, तब भी पता नहीं, कोई मान लीजिए अगर इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो, डीएसपी बनते बनते, पुलिस सर्विसेज में डीएसपी बनते बनते काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर कोई इंस्पेक्टर है और वो एग्ज़ाम के थ्रू जाए और एग्जाम में कोई जिस तरह के प्रोसीजरल हर्डल्स आते हैं राजस्थान में, अगर वैसा नहीं आता है तो वो बड़े जल्दी अपना प्रमोशन पा सकते हैं। कांस्टेबल में हैं वो भी प्रमोशन पा सकते हैं। तो एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पाना ये कम टाइम लगने वाला प्रोसीजर है बनिस्पत के डिपार्टमेंटल प्रमोशन के। तो हर आदमी जो कि अगर अपने जहाँ पे है और वहाँ से वो प्रमोट होना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो वो एग्जाम के थ्रू ये जो प्रमोशन का एक चैनल मिला हुआ है इसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और उसको इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर के तैयारी करें और सिलेक्शन पाएं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे चर्चा के लिए हैं वो चर्चा आस्था आईएएस के माध्यम से मैं आर कुमार आपके बीच में आरएएस प्रीलिम्स के सिलेबस के डिस्कशन के लिए हूँ और उसमें भी स्पेसिफिकली इकोनॉमी का सिलेबस का, क्योंकि मैं राजस्थान में इकोनॉमी के टीचिंग के लिए जाना जाता हूँ। राजस्थान में मुझे लगता है कि मैं जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस की भर्तियाँ आती हैं, चाहे आईएएस का है, तो आईएएस के लिए तो दिल्ली में हम लोगों ने गाइडेंस दिया है, पीछे 1999 से टीचिंग कर रहे हैं, करीब 22 साल हो गया। लेकिन पीसीएस में जाएंगे तो हमें लग रहा है कि मैंने राजस्थान में सबसे अधिक शहरों में पढ़ाया है। जोधपुर में तो 2006-07 से पढ़ाया और भारी संख्या में लोगों को पढ़ाया। सिलेक्शन में भी जरूर निश्चित रूप से भागीदारी रही। उसके बाद अगर देखेंगे तो जयपुर में, फिर अजमेर में, उसके अलावा जाएंगे श्रीगंगानगर में, उदयपुर में, तो ये कई सारे शहरों में, सीकर में, कई सारे शहरों में जाकर के राजस्थान के जो भी कोचिंग के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे जाकर के मैंने पढ़ाया है इकोनॉमी का, पीटी का, मेंस का सिलेबस हमने। और ये जो यहाँ पे सिलेबस हमने जो नोट आज मैं आपके लिए प्रिपेयर कराया इकोनॉमी का, तो उसमें मैंने देखा कि मैं उसको फिर अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कराता हूँ, हर क्लास में रीअरेंज कराता हूँ
कि भाई ये जो इकोनॉमी के जो सिलेबस हैं आरपीएससी ने जो दे रखा है उस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि एक टॉपिक के सिलेबस जैसे कोई मनी एंड बैंकिंग है या बजटिंग है तो उसकी बातें कई जगहों पे यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो मैं उसको रीऑर्गेनाइज कराता हूँ। अदरवाइज अभी जो सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रखा है वो सिलेबस जो यहाँ पे बोर्ड पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये आरपीएससी ने जो सिलेबस जीएस का सिलेबस जारी कर रखा है उस सिलेबस में जो इकोनॉमी सेक्शन है और प्लस राजस्थान इकोनॉमी है उसको हमने एज इट इज यहाँ पे हिंदी, एक साइड में हिंदी दूसरे साइड में इंग्लिश में हमने करा लिया है। क्योंकि मैं जो ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वो क्लास दोनों के लिए यहीं दिल्ली से मैं ये क्लास आपका लाइव और रिकॉर्डिंग मोड में ये इकोनॉमी के सिलेबस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अदरवाइज हम लोगों के पास जो राजस्थान स्पेशल की बात अगर छोड़ दें तो बाकी सारे सेक्शंस भी यहाँ पे जनरल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, बाकी सारा सेक्शन है, लेकिन मेरा फोकस केवल इकोनॉमी वाले सेक्शंस पे है कि इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी ये दोनों इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन आपके हो जाएं और प्लस इकोनॉमी में मेंस के लिए भी एक अच्छा ग्राउंड आपके पास प्रिपेयर हो जाए, एक समझ आपकी विकसित हो जाए। तो मैंने जो राजस्थान में इतने सारे शहरों में पढ़ाया है, इतने सारे लोगों को पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि जो मेरे पास नोटिफिकेशन के बाद से जो भी कॉल आए, कई सारे विद्यार्थियों के कॉल आए, जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके कॉल आए हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड ये था कि भाई आप इकोनॉमी कम से कम हम लोगों का करा दीजिए, क्योंकि हम लोग आपसे पढ़े हुए हैं। तो उसमें ये पढ़े हुए जो लोग हैं तो अब क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें ये आता है कि जो 2018, 2015, 13 उसके पहले जो भी आरएएस के लिए जिन लोगों ने हम लोगों से पढ़ा तो उनको एक टीचर से पढ़ने और समझने की आदत पड़ गई है। मैंने क्या कहा, एक मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और मैं जो कंटेंट कवर करता हूं तो उसकी उनको आदत है, वो कई लोग ऐसे हैं जिनको कि वो आसानी से समझ में आता है। तो अब वो ये नहीं चाहते हैं कि जो इकोनॉमी में उनका जो माइंडसेट बना हुआ है, जो समझ एक विकसित है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को कोई और अप्रोच से उसको घालमेल करें या उसको हौच पौच करें, ऐसा उनका मानना है। और इस प्रोसेस में उनका कहना ये है कि सर 2018 काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2021 अब है, तो हमें एक बार फिर ये जो भी सिलेबस के नई बातों प्लस क्लासिकल जो बातें हैं सबको मिला करके एक बार हमारा अगर हो जाता है तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। रिवीजन में फिर एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और पहले का जो हमारा कॉपी हमारे पास पड़ा हुआ है जो क्लास में अपने जयपुर में, जोधपुर में या कहीं भी जो हमने लिखवाया है वो अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए जो एक गुरुदक्षिणा वाली बात है, जो फ़ी है वो इतना ज़्यादा कोई नहीं है जिससे कि कोई इसको ये ट्राई ना कर सके और ये करीब 40 से 50 घंटे का जो मेरा क्लास होगा उस क्लास को कर ना सकें। तो ये उनका नोट्स भी, जो पुराने लोग हैं उनका नोट्स अपडेट हो जाएगा, सारी नई बातें भी चर्चा हो जाएंगी और साथ में हम सिलेबस भी उनका, जो नए लोग हैं उनके लिए भी उनका सिलेबस करा देंगे। और निश्चित रूप से एक देखकर सुनकर पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेंगी वनिस्पत की केवल नोट्स लेकर के पढ़ लें या क्लास नोट या पुराने नोट्स को लेकर के अपने तरीके से कहीं कहीं उसको अपडेट करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छा, बहुत वाइज तरीका नहीं होगा। ये 40-50 घंटे इकोनॉमी पे दे दें आप, जो टाइम मैनेजमेंट अपना कर, टाइम जो आरएएस प्री के लिए जो जीएस का पेपर है उस जीएस के पेपर में इकोनॉमी के लिए और राजस्थान की इकोनॉमी के लिए जो आप प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम आपने रखा हुआ है उसमें का 50 घंटा मेरे से दे दीजिए, मैं इस सिलेबस को अच्छे से आपका करा दूंगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप समझ रहे हैं ये जो आपका इसमें सिलेबस में दिया हुआ, और ये जो क्लास है वो क्लास जिस तरह से हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो प्रिंटेड नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में और प्लस जो हार्ड कॉपी भी दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। जैसे इस तरह के हार्ड कॉपी भी हैं इकोनॉमी का, ये प्रीलिम्स का, तो ये राजस्थान की ज़रूरत के अनुसार हम इसको तैयार करा देंगे। और है भी राजस्थान के जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है, राजस्थान इकोनॉमी का जो राजस्थान का बजट है और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका मैटर इसमें मुझे जोड़ना है। मैंने आज उसको जोड़ने के लिए बोल दिया है, वो अपडेट कर देंगे। जो राजस्थान के बजट की समरी और एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं राजस्थान का, तो वो सब इसमें जुड़ जाएगा। तो प्लस हमारा इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी का एक हार्ड कॉपी भी बन जाएगा और इसी का पीडीएफ वर्जन भी रहेगा। पहले पीडीएफ भेज देंगे जिससे कि आपके पास वो एकदम से पहुंच जाए और आप उसको देखना शुरू कर दें। हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है, और फिर पीछे से हार्ड कॉपी भी बाई स्पीड पोस्ट से आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये इकोनॉमी के सेक्शन के लिए। और क्लास में निश्चित रूप से मैं जब भी क्लास का जो भी टॉपिक लूंगा तो उसका जो भी कंटेम्प्रोरी जो क्लासिकल बातें और अभी जो बिल्कुल जिस दिन का क्लास है उस दिन तक की जो भी नई बातें होंगी वो सारी नई बातें क्लास में शामिल करेंगे। और इसको बाइलिंगुअल रखेंगे, जैसे कि हर जगह रहता है। राजस्थान के हर शहर में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ाया है, एक सेंटेंस हिंदी
इंग्लिश किसी इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है, हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मैं एक ही चीज़ को मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना पड़ता है। अदरवाइज जब तक हिंदी वाले लिखते रहते हैं तब तक हिंदी वाले को बोल करके वो लिखने तब तक इंग्लिश वाला चला जाता है। दोनों लोग मिलके इतना मुझे प्रैक्टिस है, और ना तो हिंदी वालों को दिक्कत होगी ना तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी। ये सिलेबस हम कंप्लीट करा लेंगे, बाइलिंगुअल कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। नोट्स भी, प्रिंटेड नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ये आपके पास, अब सिलेबस की बात अगर करें तो सिलेबस में देखो, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इसमें आता है, तो ये बजट जैसे टॉपिक में देखिए, हिंदी वाले में देखें, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय संबंधित। तो ये शुरू वाले जो टॉपिक हैं, देखिए इसमें क्या हो जाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बजट, अकाउंटिंग ऑफ बजट मेकिंग, ठीक है। उसके अलावा जाएंगे तो फिर बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये है ये। तो इसमें क्या हो गया, एक तरह से जाएं तो जैसे इसमें ये एक टॉपिक इसमें क्या आ गया, बजट मेकिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और उसका जो बेसिक नॉलेज चाहिए ये सारे का। तो ये आपके सामने एक टॉपिक आ गया, बजटिंग, बैंकिंग, लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक है। तो देखो, अब जैसे एक टीचर के रूप में जब मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये बजट निर्माण अलग है, बैंकिंग अलग का टॉपिक है, और ये बजट और पब्लिक फाइनेंस ये दोनों एक साथ का है। और उसी तरह से जाएंगे तो नेशनल इनकम अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अब आगे अगर बढ़ें तो इसमें आप देखिए, इसमें स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, इसमें स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, ठीक है, ये इसमें से है। तो स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट है, तो ये अब ये टॉपिक, और फिर यहाँ पे बैंकिंग वाला टॉपिक, एक टॉपिक होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, ठीक है। और ये जो वित्तीय बाजार होता है उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी होता है। और राजस्थान में जैसे क्वेश्चन पूछा, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी मार्केट का मार्केट कहाँ है, वेयर इज द मार्केट ऑफ मनी, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको फिर बताना था उसमें। उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज पे तो एक टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, और उस मनी एंड बैंकिंग में तीन पार्ट है उसका, एक आरबीआई, दूसरा मनी मार्केट, और मनी मार्केट का, ठीक है, का मार्केट बैंकिंग होता है, बैंकिंग प्लस अन्य है, प्लस कैपिटल मार्केट है, और उसका स्टॉक एक्सचेंज प्लस अदर होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक बनता है, एक आरबीआई, दूसरा बैंकिंग सिस्टम, और तीसरा स्टॉक एक्सचेंज। और ये तीनों से रिलेटेड सारे फैक्ट एक साथ करने पड़ेंगे। तो करेंगे जब, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये बैंकिंग वाला वहां से उठ के ये जो टॉपिक हमने बताया मनी एंड बैंकिंग का, मुद्रा एवं बैंकिंग का, वहां चला जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज भी वहीं चला जाएगा, ये मौद्रिक नीति आरबीआई के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, और आरबीआई द्वारा उसको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग अपने अनुसार, उसी तरह से बजट निर्माण एक जगह, लोक वित्त, ये दोनों एक साथ का है। फिर जाते हैं तो राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, ये जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक साथ का है, सब्सिडी एक साथ का है। उस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहीं और चला जाएगा, सब्सिडी वैसी पब्लिक फाइनेंस वाले का ही है। तो इसको हम लोग अपने अनुसार इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, आरपीएससी ने जैसा भी दे रखा है सिलेबस। आगे देखते हैं तो ये 5 ईयर प्लान के बारे में दे रखा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज के बारे में दे रखा है, और बाकी ये आर्थिक सुधार एवं इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसमें आता है तो मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड, करंट स्टेटस, इशूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मेजर इकोनॉमिक, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक इशूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मेजर इकोनॉमी, ठीक है, इसमें ये आ गया। उसके अलावा जाते हैं तो ये जैसे मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसमें से आ जाता है। और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और इसके साथ अदर जितने भी इंडेक्सेज जैसे हैं वो सारे, जैसे इस प्रिंटेड नोट्स में पूरा एक टेबल ही दिया हुआ है, जितने तरह के इंडेक्स होते हैं सब में करंट अफेयर्स के नाम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। उसके बाद आता है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इससे जुड़ी हुई बातें। फिर आ जाता है ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स, अधिकारिता कमजोर, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ, सारे इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद जाते हैं तो फिर ये आ जाता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, द मैक्रो व्यू ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो व्यू ऑफ द राजस्थान इकोनॉमी,
ठीक है, और उसमें आ जाता है तो आपको मैं नेक्स्ट जो रेगुलर क्लास है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बजट में पूरा एक राजस्थान की इकोनॉमी का एक बृहद रूप दिखाया गया है, जिसमें जीएसडीपी और फिजिकल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, बजटरी जो प्रोविजंस वगैरह हैं, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये बजटरी प्रोविजंस वगैरह सब उसमें इनको, तो ये एक अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य में वो आ जाएगा एक ही जगह पे। हम सारा कंप्लीट राजस्थान के इकोनॉमी का, राजस्थान के जीएसडीपी क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है वो दिखा देंगे, फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, राजस्थान का एफआरबीएम एक्ट राजस्थान का है, उसके अकॉर्डिंग जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रोड मैप है, फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप है, वो क्या है, ये सब हम इसका यहाँ पे एक आपको बता देंगे। उसके बाद राजस्थान में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जब हम इसको करेंगे तो उसी के, जब यहाँ पे हम लोग ये वाला जब करेंगे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, तो उस इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज करेंगे तो उसी के साथ साथ हम आपका ये राजस्थान के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज भी करा देंगे। अदरवाइज राजस्थान स्पेशल के नाम पे लोग राजस्थान में काफ़ी, जयपुर में, बाकी सब शहरों में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी। उसके बाद जाते हैं समृद्धि विकास योजना, आधारभूत संरचना, ये जो ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है, ये जो टॉपिक है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, तो ये भी हम सारा का सारा जब वहाँ पे प्लानिंग कराएंगे तो उसके साथ साथ राजस्थान का भी 5 ईयर प्लान वाले जो भी फीचर्स हैं, जो भी फैक्ट हैं, वो सारा फैक्ट यहाँ पे करा देंगे। उसके बाद प्रमुख विकास योजनाएं हैं, मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के, तो वो अलग से अवेलेबल भी है। प्लस बजट में, बजट 2021-22 जो 2021-22 का राजस्थान का बजट है, उसमें कुछ अगर योजनाएं सरकार ने नई योजनाएं डिक्लेयर कर रखी हैं तो उसको उसमें ले लेंगे, पहले से जो योजनाएं चली आ रही हैं उसको भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाता है। उसके बाद फिर यही है कार्यक्रम योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए जो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, वो सारा यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। और ये वाला जब टॉपिक कराएंगे तो साथ में जो इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सारा वेलफेयर स्कीम जब कराएंगे तो उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक, तो कुछ इसमें से कुछ बातें, कुछ फैक्ट जो राजस्थान की तैयारी करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा, तो ये तो मैक्रो लेवल पे ही हो पाएगा, ये हम माने इन डिटेल करा देंगे, और यहाँ पर जितना हमसे हो पाएगा उतना मैं करा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका जो राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी है इसका सिलेबस एक तरह से आपको करा दें, क्योंकि ये करना जरूरी है। और करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन इकट्ठा करवाया था कि जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश। हमने, आप देखिए इसमें सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग पॉवर्टी, और उसमें स्टेट लेवल पे पूछा है, ऐसा नहीं है कि 21.9% पूछा है 2011-12 के लिए। जो 2011-12 का जो यहाँ पे जो पॉवर्टी जो रेशियो था, पॉवर्टी परसेंटेज एक तरह से कहा जाए, ठीक है, तो उस पॉवर्टी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे 29.5% जाएंगे 2011-12 में। सी रंगराजन आप जानते हैं कि एक तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का था, उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मंथ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर सी रंगराजन का भी यूपीए सरकार ने पिछले दौर में जब वित्त मंत्री, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था टू डिटरमिन पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए, तो उनके द्वारा भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही आधार बनाया गया। लेकिन 2011-12 के लिए, 2011-12 के लिए जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन था उसमें 21.9% का ओवरऑल पॉवर्टी इंडिया में आता था। लेकिन सी रंगराजन ने जो एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, अर्बन एक्सपेंडिचर मुख्य रूप से बढ़ाए थे, शहरी खर्चे को बढ़ाए थे, तो उससे क्या हुआ था कि जो ओवरऑल इंडिया में पॉवर्टी था 2011-12 का, वो 29.5% हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपको इसका नहीं पूछ रहा है, ये सी रंगराजन के अकॉर्डिंग क्या है, ये नेशनल लेवल पे नहीं पूछ रहा है, वो स्टेट में जाके पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का, गोवा का, राजस्थान का, भारत का क्या है, कैसे है, ये पूछ रहा है। तो समस्त भारत का 29.5% है, ठीक है, सही नहीं रहा, पूछ रहा अनुपात सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सोचो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के जब पॉवर्टी आप कर रहे हैं, तो पॉवर्टी के जो गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के जो आंकड़े हैं, तो राजस्थान के भी गरीबी की स्थिति क्या है, ओवरऑल राजस्थान का गरीबी रेखा के नीचे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, प्लस राजस्थान के सारे जिले जो राजस्थान में, उसमें सबसे गरीब कौन है, सबसे कम गरीब कौन है, ये सारी बातों के साथ साथ नेशनल लेवल पर भी ये एक इस तरह से उसी के साथ साथ जाएंगे। तो फिर एक नेशनल इनकम को लेकर के ये क्वेश्चन आया हुआ था 2004-05 से 2011-12, इस तरीके से आया नेशनल इनकम। और पूरा यहाँ पे नेशनल इनकम का एक कंसेप्ट, और कंसेप्ट के साथ साथ फिर डेटा,
ठीक है, यहाँ से एक निकल के आता है। आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, इंडिकेट द वाइटल चेंजेज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया रिसेंटली, तो ये इसमें से था। और उसके बाद जाएंगे तो क्या है इसमें, विच फैक्टर कैन बी हाईली सपोर्टिव इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8% मोर देन इन ए फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। और इसमें आता है कि ये भी नेशनल इनकम से ही रिलेटेड मान के चल सकते हैं कि इंडिया में 8% के जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने के लिए सबसे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से जब दिल्ली से बताएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बात, एक तो अंतर आएगा जरूर कि जब हम लोग अपने जैसे इतने साल के एक्सपीरियंस के बेस पर जब आपको राजस्थान के सिलेबस को कवर करेंगे तो थोड़े से ऐसे लोगों से तो थोड़े डिफरेंट जरूर हो जाएंगे, जो कि माने एक तरह से कहा जाए कि लूसेंट या अन्य जो छोटे छोटे बिल्कुल आपको फैक्ट रटाएं। ठीक है, तो उससे तो अच्छा हो ही जाएगा। माने इस क्लास से ही आपको ये जरूर होगा कि आपका फैक्ट, ठीक है, स्टोरी के पार्ट के रूप में, ठीक है, और कंसेप्ट माने इकोनॉमी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्ट के साथ स्टोरी क्रिएट हो जाएगा और उसमें फैक्ट पड़ जाएंगे, याद भी रहेगा। अदरवाइज सीधे सीधे अगर कोई जा करके एक एक फैक्ट को याद कराए, ठीक है, तो उससे तो पता नहीं क्या बेनिफिट हो पाएगा, क्या बेनिफिट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं। लेकिन अदरवाइज एक पूरी स्टोरी बिल्डअप करें सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें सारे मोती जो भी हैं, जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सब उसमें डालते हुए एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ते रहें, और सारे कैरेक्टर उसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए उसको डालते रहें, तो ज़्यादा अच्छा एक नोट्स बन जाएगा, एक खूब सुंदर क्लास नोट्स बन जाएगा। और वो क्लास नोट्स एक ऐसा क्लास नोट्स होगा जिसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। ठीक है, लेकिन वो एक स्टोरी के रूप में होगा, वो कभी भी इस तरह से लाइन दे करके वो फैक्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट वाले में मेरा कोई ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो याद नहीं रह पाता है, याद करने में बहुत डिफिकल्टी होंगी आपको, और एग्जाम हॉल तक पता नहीं जा पाए कि नहीं जा पाए। लेकिन अगर कहानी के पार्ट के रूप में सारे फैक्ट अगर रहेंगे तो आपका कॉपी भी सुंदर लगेगा, देखने में, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और एग्जाम हॉल तक वो जा भी पाएगा। और प्लस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछता है तो आप अपनी समझदारी को यूज करके यू कैन यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व इवन अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जैसे इसमें आता है, तो उस तरह से देखिए ये डिफरेंट जो इश्यूज हो गया उसके ऊपर कमिटीज हैं, कौन कौन से कमिटीज हैं, क्या उसका किससे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार देखो यूपी पीसीएस बीपीएससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, झारखंड पीसीएस की बात करें, एमपी पीसीएस की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन राजस्थान में जाके देखो थोड़े से क्या हो रहा है, क्वेश्चन का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बढ़ा हुआ है। ठीक है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये सारा दे दिया, देखो अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, अब इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे स्टेट पीसीएस में नहीं मिलता है। स्टेट पीसीएस में सीधे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़े वजनी है, थोड़ा वेट है क्वेश्चन का। और उसी तरह से इसमें भी जाके देखिए तो ये भी क्वेश्चन, अब आपको इतने सारे नॉलेज होंगे तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। हो सकता है कि कुछ इसमें से ऑप्शन निकलने में हेल्प मिलता हो, लेकिन अदरवाइज भी जाएंगे तो आप देखिए तो क्वेश्चन थोड़े वजन वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ईजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट तो है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बिना पढ़े ही, या कहीं से कोई जो जयपुर में कई सारी पतली पतली किताबें निकलेंगी इसके लिए उसको पढ़ लेने से हो जाएगा, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। कि थोड़ा इन डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत इसमें पड़ जाएंगे। तो भारत में बेरोजगारी, गरीबी के अनुमान आधारित और एनएसएसओ और क्या है ये, तो इसमें भी देखो सीधा को बेरोजगारी अनुमान आधारित एनएसएसओ के उपभोग के सर्वे के आधार पर, सीओएसओ के आधार पर ये जैसे क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से जाएंगे तो आपको क्वेश्चन है तो थोड़े सब ये भी समझदारी वाला क्वेश्चन एक तरह से हो जाता है। जब आप नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें सीएसओ एनएसएसओ का, और अब दोनों मिलाकर के एनएसओ आया है, और उसमें फिर बेस ईयर का, या फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और उसके ग्रोथ और फिर ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के जब क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें जाते हैं। तो ये आपका 7th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आता है। और देखो ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में कराते हैं, वैसे ऐसा नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन है। कर राजस्व में निम्नलिखित महत्व, ये सारा दिया हुआ है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए सर्विस टैक्स है, अदरवाइज यहाँ जीएसटी हो सकता है। ठीक है,
तो उसमें जाएंगे तो उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, माने कलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आसान क्वेश्चन हो जाता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो बजटिंग वाला टॉपिक जब देखेंगे, जैसे पब्लिक इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करना, और दो पार्ट में डिवाइड करके पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो फिर वहां से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें है, और एक एक करके क्वेश्चन आप देखिए। C2 कॉस्ट, C3 एग्रीकल्चर में से, एग्रीकल्चर वाले में से ये क्वेश्चन आया है, फॉरेन ट्रेड वाले में से क्वेश्चन आया है, उस तरह से जाएंगे। तो फिर ये पहल स्कीम के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय सबसे, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन विच ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस वाज द हाईएस्ट, तो ये भी समझ पर आधारित है। नेशनल इनकम वाले से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें थे, देखो 11 क्वेश्चन तो सीधे इंडियन इकोनॉमी से है, और उसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन के आसपास राजस्थान से हो जाएंगे, तो टोटल 15-16 क्वेश्चन, और तो 15-16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आसान नहीं होगा। ये जीएसटी के ऊपर पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन का एक हम ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई आप क्वेश्चन आसान, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहा जाएगा। क्लास में जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो आईएएस की तैयारी नहीं किए हुए हैं और राजस्थान के रिमोट एरियाज में, मान लीजिए कोई ड्यूटी में है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई टीचिंग में है, कोई टीचर हैं कोई, तो उनके लिए फिर क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, उसको उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारे पास आपके लिए एक तरह से ये एक सिलेबस और आपका एक क्वेश्चन का जो पीछे आया हुआ क्वेश्चन था उसका कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे आगे की बात करें तो ये जो सिलेबस है और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग कैसे आपके कैसे इसको इसके लिए जो कंटेंट जरूरी है वो कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे आपके पास तक इसको पहुंचेगा ये, और कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें आ जाता है कि एक तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक है, और टॉपिक में अब अपने उस पे आ जाएं, बोर्ड पे अगर आ जाते हैं तो उस बोर्ड पे आकर के इसका रमेश इसका स्क्रीन चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये यहां पे मान लो अगर जाएं तो ठीक है। अब इसका अगर जो आपको हमने जो सिलेबस दिखाया उस सिलेबस की अगर बात करें तो उस सिलेबस में क्या आ जाता है, इकोनॉमी का सिलेबस था, इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सिलेबस दिया हुआ था, जो जो सिलेबस हम लोग पीछे देख रहे थे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जाके देखो तो हमारे लिए कितने कुछ इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर उसको सिलेबस को रीऑर्गेनाइज करूं जिससे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ एक भी टॉपिक छूटे नहीं, सारा सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सारा कवर हो जाए, ठीक है। तो उसको कवर करते हुए अपने अकॉर्डिंग एक टीचर के रूप में और आपके लिए एक विद्यार्थी के रूप में, ठीक है, आप एक पढ़ने तैयारी करने वाले एक्सपीरियंस हैं और हम लोग एक टीचर हैं, तो ये सिलेबस जो आरपीएससी ने दे रखा है बहुत साइंटिफिकली डिजाइन नहीं है, ठीक है, बहुत व्यवहारिक रूप से उसको नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, हम लोग उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें आपके जरूरत के, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसमें एक है मनी एंड बैंकिंग उसको बोलते हैं, और आपके पास मनी एंड बैंकिंग या मुद्रा एवं बैंकिंग, ये एक टॉपिक होता है। और इस टॉपिक में देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे सिलेबस है आपका, हमने हार्ड कॉपी भी रखा हुआ है, तो इस सिलेबस में देखो कौन कौन सा आपके सिलेबस के टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है बैंकिंग, ये इसमें आ जाएगा, इसी का पार्ट है। दूसरा इसमें जाते हैं तो
इसमें यही है। उसके बाद अगला है स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपके सिलेबस में अलग दिया हुआ है। उसके बाद जाएंगे तो राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो यहां पे इस टॉपिक का कौन सा है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति वो यहां का है। अब फिर हमें ये जो सिलेबस में से मैं यहां पे ले रहा हूं और उसके बाद फिर से मुझे इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी जरूरत के अनुसार। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये। और उसके बाद जाएंगे तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये भी इसमें है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ है, उसको हमने एक जगह किया और फिर इसको हम लोग के, हाँ इतना ही है इसमें, ये सारे के सारे। तो ये सब इतने टॉपिक्स दिया हुआ है, ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिया हुआ है उसको इस एक टॉपिक में, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला ये है, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर ये है, उसके बाद 3 नंबर ये है, और फिर 4 नंबर ये है। ये आपका सिलेबस का क्रम होगा। और फिर यहाँ पे जैसे मौद्रिक नीति जब करेंगे तो उसके पहले हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर लेंगे, वो मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है, आरएएस के मेंस के सिलेबस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका बैकग्राउंड हमें लेना पड़ेगा। जब आरबीआई लेंगे तभी हम मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी को फिर इन डिटेल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद जाएंगे, और आरबीआई का एक काम है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के और भी कई कार्य हैं, करेंसी प्रिंटिंग, सर्कुलेशन भी उसका काम है। उसके अलावा जाएंगे तो बैंकों का बैंक है वो, गवर्नमेंट का बैंक है वो, ठीक है। तो उसके और भी कई काम है। लेकिन आपके सिलेबस की समस्या क्या है कि इसमें का एक मॉनेटरी पॉलिसी वाला पीटी में दिया हुआ है और बाकी आरबीआई के जो काम है वो सब मेंस में दिया हुआ है। हाई पावर्ड करेंसी, उच्च शक्ति मुद्रा, ठीक है, ये सब मेंस में दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चूंकि पीटी के अकॉर्डिंग करना है तो फिर भी जितनी जरूरत है वो होंगे आरबीआई के साथ मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिर ये इन्फ्लेशन, क्योंकि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना ही होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यही होता है इसका। तो इस तरीके से हम लोग इसके पहले एक टॉपिक क्या आ जाएगा, आरबीआई, और आरबीआई के साथ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मुद्रास्फीति, तब जाके हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आते हैं फिर मुद्रा बाजार, जो हमने कहा मुद्रा बाजार में बैंक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बैंक के 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट में हम करा देंगे उसको। एक बैंकिंग डेवलपमेंट जो बड़े तेजी से चेंज हो रहा है, और दूसरा बैंकिंग रिफॉर्म। बैंकिंग रिफॉर्म से भी कई सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब स्टॉक कैपिटल मार्केट लेंगे तो कैपिटल मार्केट में जितने होते हैं पूंजी बाजार में, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं सब कर लेंगे, और उसमें से शेयर बाजार को निकाल के इन डिटेल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा तब जाके ये हमारा सिलेबस एक अच्छे से पूरा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जा रहे हैं तो जो सेकंड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो सेकंड टॉपिक है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त या इसी को बोलते हैं लोक वित्त। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये आपके सिलेबस में जो वर्ड यूज है वो लोक वित्त है, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस ये आपका है। और इसको अगर मैं मान लीजिए इसमें देखूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक्स लिखा हुआ है, कहां कहां लिखा हुआ है, अगर इसको देखूं तो इसको देखिए, इसमें एक है बजट निर्माण, पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, मेकिंग ऑफ बजट, बजट निर्माण या मेकिंग ऑफ बजट। मेकिंग ऑफ बजट एक है। उसके बाद सेकंड है इसी में लोक वित्त। फिर ये पब्लिक फाइनेंस जो ऊपर में लिखा हुआ है वो यहां पे लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है लोक वित्त लिखा हुआ है, लेकिन यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, वहीं लिखाएगा, और उसी के सारे ये पार्ट हैं पब्लिक फाइनेंस। माने इस टॉपिक का मेन हेडिंग क्या होता है, यही पब्लिक फाइनेंस होता है। पब्लिक फाइनेंस को इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पब्लिक फाइनेंस, सरकारी पैसे के 2 ही भाग होते हैं, एक पब्लिक इनकम, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो इनकम है उसको 100 पैसा मान लें, एक्सपेंडिचर को भी 100 पैसा मान लेते हैं। जो 100 पैसा इनकम है
उसके फिर कहाँ कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, वो 100 पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, और जो जाने वाला है वो 100 पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, ये पब्लिक फाइनेंस वाले में उसी में, और ये भी टॉपिक हो जाएगा और बाकी सारी बातें भी इसमें हो जाएंगी। और फिर दोनों को मिला करके, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला करके डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स आ जाते हैं। और फिर वहीं पे आपके उसी में सारा इनकम वाले में सारा टैक्स सिस्टम आ जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मिला करके, ठीक है, इसी में एक लिखा हुआ है सब्सिडी, तो एक्सपेंडिचर वाले साइड में सब्सिडी आ जाएगा, ठीक है, टैक्स आ जाएगा इनकम वाले साइड में, और फिर दोनों मिलाकर डेफिसिट्स आ जाएंगे, सारे घाटे आ जाएंगे। और फिर वहीं पे 15th फाइनेंस कमीशन कंटेम्प्रोरी इशू करंट अफेयर्स के रूप में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसको सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोग कर लेंगे, उस चूंकि मेंस में लिखा हुआ है। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग कहाँ लिखा हुआ है, मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो लोक वित्त है, और फिर यहाँ पे आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, उसके बाद राजकोषीय नीति, फिर यहाँ पे है, ये सिलेबस में टर्मोलॉजी यूज है, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, और हमें अपने अकॉर्डिंग इसको सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें इसकी बहुत सारी चीजें, आगे पीछे की चीजें सब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, वो सारी आगे पीछे की बातों को लेते हुए हमें स्टोरी बिल्डअप करना पड़ेगा, और तब उस स्टोरी बिल्डिंग में ये सारी सबसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स उसके अंदर में आ जाएंगे, समझ भी आ जाएगा, कंसेप्ट भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है सब्सिडी, सब्सिडी लिखा हुआ है, सब्सिडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे यूनिट 2 के लिए हैं, सेकंड नंबर यूनिट में ये सारी बातें आ जाती हैं, सब्सिडी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस और बजट, मेकिंग ऑफ बजट, ठीक है। और इसी में एक अकाउंटिंग वाला भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये है। तो इससे आपका ये जो शुरू के सारे यूनिट्स हैं वो कवर हो जा रहे हैं, अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। अच्छा, 2 यूनिट हो गया। एक तीसरा यूनिट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो टॉपिक हो जाता है थर्ड, जो पहले ही शुरू में दिया हुआ है, वो है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। क्लास दोनों मोड में है, बीच बीच में कभी कभी जूम पर क्लास करेंगे जिससे कि एक दूसरे सब आप भी मुझे देख सकें लाइव, हम मैं भी आपको। अदरवाइज क्लास दोनों मोड में करेंगे हम लोग, ऐप के थ्रू भी करेंगे, ऐप पर लाइव भी करेंगे, आस्था इसका अपना ऐप है उस पर लाइव करेंगे, और साथ में लाइव के बाद वो रिकॉर्डिंग मोड में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये भी दोनों मोड में हम लोग क्लास करेंगे, लाइव भी रहेगा, जिनके पास लाइव के लिए टाइम नहीं है वो रिकॉर्डिंग मोड में उनके लिए अवेलेबल रहेगा, और प्लस बीच में कभी कभी जूम मीटिंग कर लेंगे जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो ये भी इंटरैक्टिव टाइप में रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा, कंसेप्ट्स, ठीक है। और इसी में जब नेशनल इनकम रिलेटेड कंसेप्ट जब करते हैं तो यहीं पे सारा आ जाता है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो बातें आती है, ठीक है, समृद्धि एवं विकास, इसमें डेटा ही होगा, समृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद फिर तो ये तीसरा यूनिट था जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन इसमें से पूछता है। उसके बाद जा रहे हैं तो इसमें लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये अलग से है, ई कॉमर्स भी लिखा हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक फोर्थ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और जब जीडीपी काउंट करते हैं तो वो 3 सेक्टर्स के इनकम से बनता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसमें 3 आ जाता है, कौन कौन से, एक मान लीजिए प्राथमिक है, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाएं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। और प्राइमरी एक्टिविटीज में जाएंगे तो आपके कृषि है, पशुपालन है,
और बागवानी है, और कई बार जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी प्राइमरी का ही पार्ट मान लिया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको प्राइमरी में ना रख के सेकेंडरी में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कई बार वो प्राइमरी का ही पार्ट मान लिया जाता है। कौन कौन सा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक ही टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और वो है एग्रीकल्चर, और ये दोनों में है इंडियन प्लस राजस्थान, ये दोनों के लिए है। तो जब इंडिया के करेंगे तो इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे है वहां से ले लेंगे, और जब राजस्थान का करेंगे तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है एक प्राथमिक। दूसरा इसमें जाएंगे तो द्वितीय क्रियाएं हैं, द्वितीय क्रियाएं, और आपके सिलेबस में ये सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज। और यहां पे जाएंगे तो ये उद्योग हो जाएगा, इंडस्ट्री, और आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज। अदरवाइज जाएंगे तो 4 होते हैं, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्माण, और जो वाटर रिसोर्सेज, वाटर वगैरह, वाटर और वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला हो जाता है। और फिर चौथा हो जाता है आप उसका क्वायरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, खनन एवं उत्खनन, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसमें से इंडस्ट्री ले लेते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है तृतीयक, और तृतीयक में आएगा तो सेवाएं हो जाएगा, इसमें सर्विसेज, टर्शियरी सर्विसेज हो जाएंगे। और सर्विसेज में ही ई कॉमर्स हम लोग यहां पे ले लेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ, आप देखिए ई कॉमर्स लिखा हुआ है तो यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो सब यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट 2 टॉपिक और हैं जो कि हम लोग इसको कर लेंगे 4 के बाद। फिर उसके बाद हम 5 नंबर टॉपिक की बात करें तो इसमें मानव संसाधन एक टॉपिक होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज में जाते हैं तो यहां पर जो हमारे लिए टॉपिक है, ये एक तो जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये एक होता है, राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। 2021 तक सेंसस हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है अभी तक सेंसस। तो इसमें जाएंगे तो गरीबी और बेरोजगारी लिखा हुआ है, जनसंख्या भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। अदरवाइज जाएंगे तो गरीबी, पॉवर्टी और इससे रिलेटेड सारी बातें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर एक HDI इन्होंने लिख रखा है इसमें सिलेबस में आपके। तो ये यहाँ पे इतना इन्होंने लिख रखा है, लेकिन इसी तरह से सबसे रिलेटेड सारे इसमें सारे फैक्ट्स इसमें आ जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और इस राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो राजस्थान के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट टॉपिक इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और इसी का देखो, इसके पहले वाले टॉपिक था उसका भी जो राजस्थान वाला पार्ट है वहीं पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स जब करेंगे तो इसका, जब ये सब करेंगे तो इसका राजस्थान वाला पार्ट भी राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पे कर लेंगे। बजट में अगर इसके लिए कोई प्रोविजंस है तो उसको भी यहीं पर ले लेंगे। तो हमारा 2 चीज हो जाएगा, एक इकोनॉमी का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ में करंट अफेयर्स का जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से आ जाता है। और फिर लास्ट जो टॉपिक है, 6th टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है। ये इसके बारे में सारे इसमें 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के बारे में इसमें जान लेना होगा। और प्लस नीति आयोग के कुछ स्कीम्स हैं या नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसको भी जान लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप का ये सिलेबस है और सिलेबस को हमने रीशेप दिया और उसमें माने ये सारे जो सिलेबस हैं इसी में राजस्थान के इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों के साथ साथ स्टेट राजस्थान की बातें भी इसी में इंक्लूड करते चलेंगे। तो हमारा एक राजस्थान ओरिएंटेड हमारा करीब 15-16 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन के लिए हमारा एक खूब अच्छा कॉपी बन जाएगा। हिंदी का हिंदी में बन जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में बन जाएगा, दोनों का अलग अलग कॉपी बन जाएगा। और आप उसको, कहा जाता है कि क्वालिफाई करने के लिए भाई अगर सफल होना है, क्वालिफाई करना है
फाइनली सिलेक्शन पाना है, तो सफल होने के लिए का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से जाता है, और वो कौन सा है? एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल से जाता है। और एग्जाम हॉल में अच्छा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसके लिए कहा जाता है कि ज्ञान होने चाहिए, नॉलेज। ठीक है, और ज्ञान के लिए दो तरीका है। कौन सा है? एक को 10 बार, माने एक अध्ययन सामग्री, एक स्टडी मटेरियल है, अध्ययन सामग्री को 10 बार, या 10 सामग्री को एक बार, एक बार। ठीक है, यहां पे क्या हुआ भाई? एग्जाम हॉल में पीटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के लिए क्या जरूरी है? एक को 10 बार कि 10 को एक बार? तो कहा जाता है एक को 10 बार। तो एक को 10 बार पढ़ेंगे तो उससे ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस नॉलेज हो ही रहा है, तो ज्ञान होगा। और ज्ञान होगा तो एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम हॉल होगा वो एग्जाम हॉल प्लेस ऑफ प्लेजर होगा, ना कि प्लेस ऑफ टॉर्चर होगा। वो कहा जाए कि एक तरह से कठिनाई का जगह नहीं होगा, वो खुशी का जगह होगा ये एग्जाम हॉल। और जब एग्जाम हॉल खुशी का जगह अगर आपको लग रहा है तो स्वाभाविक रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये फॉर्मूला केवल पीटी में ही लागू नहीं होता है, ये मेंस में भी होता है। ठीक है, दोनों के दोनों जगह होता है, तो उसमें आता है। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पूरे राजस्थान की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होगी कि ये एक कहां से आए जिसको मैं 10 बार पढ़ूं। ठीक है, तो वो चीज क्लास में हम क्रिएट करा देंगे आपका। वो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी प्लस राजस्थान इकोनॉमी जहां तक हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी तो मोर देन सफिशिएंट, लेकिन राजस्थान तो वो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की जरूरत के अनुसार। अब उसमें भी कई बातें हैं, ये ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम की जरूरत से कम रह जाए, या ऐसा भी ना हो कि एग्जाम की जरूरत से ज्यादा हो जाए, अधिक भी नहीं। ऐसा भी ना हो कि नोट्स पता चला कि यूपीएससी के लिए तैयार हो जाए, ये भी नहीं। ये जो पेपर हमने बनवाया था, ये पेपर इसलिए बनवाया था कि भाई हमेशा जब भी आपका क्लास चले तो उस दौरान मुझे हमेशा आपके पेपर का ध्यान रहे कि आपके एग्जाम हॉल में किस लेवल के नॉलेज की जरूरत है, तो उस नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाए। ना ज्यादा हो ना तो कम हो, जो आपकी जरूरत हो वो हो, और उसके अकॉर्डिंग एक कॉपी आपका बन जाए। और उस कॉपी को 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। तो कम से कम इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, वो इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको कठिनाई नहीं होगी। और उसके बाद फिर एक एक करके बाकी जो अन्य जो सेक्शंस हैं सारे, जो साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, करंट अफेयर्स का है, ये सारे जो सेक्शंस हैं, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हुआ प्लान करिए। तो ये इसमें मेरी ओर से था। और इकोनॉमिक्स का क्या सोर्स होगा, कौन से बुक्स को पढ़ेंगे, अगर आपको बुक्स पढ़ने का मन है तो क्या पढ़ें, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, और फिर आपका जो मैगजीन है वो मैगजीन कौन सा पढ़ें। ठीक है, ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में, जब रेगुलर क्लास हम लोग शुरू कर ही लेंगे, अब जल्दी शुरू कर लेंगे, तो कल परसों से ही शुरू कर लेंगे, तो उसमें से आपको जानकारी मिल जाएंगी, उसमें हम जानकारी दे देंगे आपको। और इन डिटेल कोई बात अगर, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो वो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके अपना नंबर दे दीजिए, तो इस पे ये व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे। ठीक है, मिथिलेश जी इस पे मिलेंगे, वो आपसे बात कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। उससे बाकी बातें सब हम लोग व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट करते रहेंगे, या आपको कभी कॉल करने का मन करे तो कॉल करके भी ये कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे। इसका फी वगैरह क्या होगा, नोट्स वगैरह की सारी बातें कैसी होंगी, ये सब बातें। लेकिन ये हम यूट्यूब पे, ये जो आज का वीडियो है उसको यूट्यूब पे डालेंगे, और प्लस अपने ऐप पर भी अवेलेबल कराएंगे इसको। ठीक है, तो ये इस नंबर पे कॉल करके 9540444460, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम नोट करा दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो वहाँ से सारी बातें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, और राजस्थान से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, या जो कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, या अन्य भी होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ शेयर होते रहता है। तो एक हमारे तैयारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में ये व्हाट्सएप ग्रुप काम करेगा। तो यही था आज के लिए। आपके ऑल द बेस्ट। ये बहुत बहुप्रतीक्षित, बड़े लंबे इंतजार के बाद ये आपकी वैकेंसी आरपीएससी ने जारी किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह से डेट सारे आ रहे हैं, वही आप फॉर्म भरना, फिर कंक्लूजन, उसके बाद 2-3 महीने में, 3 महीने में एग्ज़ाम ले लें कम से कम ये, और एग्ज़ाम लेकर के फिर आपको मेंस में ज़्यादा इंतजार ना कराएं, फिर मेंस का एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को कम से कम, ये जो इस बार जो आरपीएससी ने जारी किया है, इसकी ज्वाइनिंग कम से कम ये साल भर में, ये कैलेंडर कम से कम कंप्लीट हो जाए, इस बात की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं।
अदरवाइज राजस्थान का ऐसा बहुत मजबूत ट्रैक नहीं रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। विवादों में उलझा देते हैं, विवादों में आरपीएससी इस तरह से काम करते हैं जिससे कि विवाद हो जाए तो वो टल जाता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इतने लोग रिटायर हो चुके होंगे कि इसको ज़्यादा समय तक लटका के रखने से शासन चलाने में दिक्कत होने लगेंगी। अगर डीएसपी नहीं रहेंगे, भाई एसडीएम नहीं रहेंगे, अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो पीसीएस अधिकारी नहीं रहेंगे, तो सरकार को शासन चलाने में कठिनाई होंगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जाम इस बार जो नोटिफिकेशन आया है ये जल्दी कंक्लूड हो जाए और आपका जो सपना है वो सपना पूरा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।